नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारा YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड आपके सामने जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है इंडियन जीके का जो सिलेबस है वो क्लियर करवा रहा हूं साथियों। और उसके अंदर जो है आज के इस टॉपिक में हम जो है हर्षकालीन और उसके बाद का जो भारत है वो जो है उसका समय अवधि के बारे में जो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी प्रमुख जो घटनाएं हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है और कौन कौन सी जो है पूछी जा सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पटवार का जो कंप्लीट सिलेबस के जो अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट्स के वीडियो है वो सभी मैंने प्लेलिस्ट वाइज आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए हर्षकालीन वो उसके बाद का भारत है, तो पहले देखते हैं हम हर्षकालीन यानी हर्ष के काल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हर्ष का प्रभाव क्षेत्र पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए प्रभाकर वर्धन ने एक राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ठीक है ने एक राजवंश की स्थापना की थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र व एक पुत्री राज्यवर्धन, हर्षवर्धन व राजश्री थी। ठीक है, दो पुत्र थे जिनका नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन के जो है पुत्र है। प्रभाकर वर्धन के जो है दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम था आपके राजश्री। ये देखिए मैं तीनों के तीनों आपका अंडरलाइन कर रहा हूं, तो तीनों के तीनों आप जो है बाद में जो इसके स्क्रीनशॉट या अपने पास लिख लेना। हर्षवर्धन के 606 ईस्वी में जो है थानेश्वर पुष्यभूति वंश का जो है इतिहास है। ठीक है, हर्षवर्धन का जो है 606 ईस्वी में जो है थानेश्वर पुष्यभूति वंश का जो है इतिहास है, जिसकी जानकारी हमें साहित्य, पुरातत्व, विदेशी विवरणों से जो है हमें प्राप्त होती है। उनके बारे में जो जानकारी है वो हमें साहित्य, पुरातत्व या विदेशी जो विवरण है, विदेशी जो डिटेल्स है, जो अलग जो बाहर की डिटेल्स है वहां से हमें जो प्राप्त होती है। हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री, मैंने बताया था आपको एक पुत्र थी उनकी, ठीक है, तो वो उनकी जो है बहन थी हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री की रक्षा करके कन्नौज लौटे और उन्हें अपनी राजधानी स्थानेश्वर, उनकी राजधानी कौन सी थी साथियों, याद रखना आपको, स्थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। ठीक है, उसने अपनी देखिए आगे उसने अपनी जो है भारत के 5 प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। उन्होंने है जो अपने भारत के जो 5 प्रदेश थे उनको जो है अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, जिसमें पंजाब, कौन कौन से थे वो राज्य, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, बंगाल हो गया, मिथिला हो गया और उड़ीसा। ये जो 5 प्रदेश थे उनको जो है उन्होंने अपने जो है अधीन कर लिया था। हर्ष ने उत्तरी व दक्षिणी भारत, देखो उत्तरी और दक्षिणी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। हर्ष को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो उसका आंसर होगा आपके हर्ष। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हर्ष के साहित्य, हर्षकालीन साहित्य और उनके वहां पर जो है कला की संस्कृति किस प्रकार थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए साहित्यिक रूप से हर्षवर्धन पर लेखक का नाम है आपके बाण भट्ट, याद रखिए। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र की जो है आपकी रचना की थी। किसके ऊपर लिखी थी ये, हर्ष के ऊपर, हर्ष चरित्र। ठीक है, किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने जो है लिखी थी। बाण भट्ट जो था हर्ष चरित्र का जो है आपके दरबारी कवि था। ठीक है, दरबारी कवि था। उसके द्वारा लिखित इस ग्रंथ में 8 अच्छवास थे। क्या कितने थे, 8 अच्छवास थे, जिसमें पहले जो 3, ठीक है 8 अच्छवास थे, तो पहले 3 अच्छवास के अंदर जो है बाण भट्ट ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया था। किसका, अपनी आत्मकथा का वर्णन किया था। और शेष में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया था। ये ध्यान रखना, 8 अच्छवास उन्होंने जो है रचित किए थे। और उन्होंने जो आपके हर्षचरित्र रचित की थी उसके अंदर 8 अच्छवास थे, जिसमें पहले 3 में तो उसने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया था और बाकी जो बचे थे 5 उसके अंदर जो है उन्होंने बाण भट्ट के जीवन चरित्र के बारे में, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया था। नेक्स्ट देखिए कादंबरी के बारे में देखते हैं। तो देखिए बाण भट्ट द्वारा कादंबरी की रचना की गई थी। बाण भट्ट के द्वारा जो है कादंबरी की रचना की गई थी, जिसे संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ उपन्यास किसको माना जाता है, कादंबरी को। किसके द्वारा रचित है, बाण भट्ट के द्वारा रचित है। यह हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को ज्ञात करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आर्य मंजुश्री मूल कल्प। ठीक है, आर्य मंजुश्री मूल कल्प के बारे में देखते हैं। तो देखिए इस प्रसिद्ध महायान बौद्ध ग्रंथ में जो है 7वीं शताब्दी कहां से लेकर 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक प्राचीन इतिहास का जो है वर्णन है। किसके अंदर है, आर्य मंजुश्री मूल कल्प में। ठीक है, अब देखिए
हर्ष ने जो है 3 नाटकों का भी लेखन किया था। हर्ष ने जो है 3 नाटक भी लिखे थे या लेखन किया था उनका। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। यह आपके 3 नाटक थे, किसके द्वारा लिखे गए हैं? हर्ष के द्वारा। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि हर्ष के द्वारा कौन से 3 नाटक लिखे गए थे या इनमें से जो है ये नाटक किसके द्वारा लिखे गया था। तो देखो हर्ष के द्वारा जो 3 नाटक लिखे गए थे, लेखन किया गया था, वो थे आपके प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये आपके 3 नाटक हर्ष के द्वारा लिखे गए हैं साथियों। तो यहां तक अगर आपको जो है कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है पॉइंट के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर वहां पे जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा साथियों। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल, यानी हर 5 वर्ष होता था, तो उस अंतराल के अंदर जो है प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। प्रयाग के अंदर एक सभा का आयोजन करता था, वो जिसे क्या कहा जाता था? मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मोक्ष परिषद का जो है आपके आयोजन किसके द्वारा किया जाता है या किया जाता था? तो वो होगा आपके हर्ष। ठीक है, तो हर 5 वर्ष के अंतराल के बाद जो है प्रयाग में वो एक सभा का आयोजन करता था, जिसे मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हर्ष काल के जो है सिक्के और मुहरे, उनके बारे में हम देख लेते हैं पॉइंट्स। तो देखिए, हर्षकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। हर्ष के काल के अंदर जो है सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिस पर एक घुड़सवार चित्र था। यानी एक घोड़े पर सवार आदमी का जो है चित्र था। उस मुद्रा पर हर्षदेव लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हर्षदेव। किसका चित्र था? घुड़सवार का चित्र था। सिक्के कैसे थे? सोने के सिक्के थे। ठीक है, सोने के सिक्के थे। तो ये पॉइंट आपके इसके देखो साथियों, आपके सामने जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं हर आपको चैप्टर के अंदर बोलता हूं कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं वो पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं। बाकी तो इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है आपको, ठीक है, लेकिन अभी आपको उतना लंबा इतिहास नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है आपको भी पता है जनवरी के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है। तो आपको जो है इस एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट पॉइंट बन सके वो ही डिस्कस करना है। बाकी इसका भी मैं लंबा चौड़ा आपको 2-3 पार्ट के अंदर जो है इन सभी का बना सकता हूं, लेकिन आपके लिए जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसी का ही मैं छोटा वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आप ऐसा मत मानिएगा कि जो बहुत बड़ा वीडियो था इसका इतने में निपटा दिया। नहीं, मैंने आपके सामने सिर्फ जो है इंपोर्टेंट पॉइंट ही रख रहा हूं मैं, ताकि एग्जाम की दृष्टि से जो है आप एग्जाम से पहले एक बार इसका रिपीटेशन भी वापस कर लो। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए, हर्ष के काल के अंदर सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिस पर एक घुड़सवार का चित्र था और उस पर क्या लिखा हुआ था? हर्षदेव। सिक्के कहां से मिले थे? हर्ष के काल में। ठीक है, अब देखिए, अभिलेखा तथा बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में जो है हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। क्या कहा गया है? हर्षदेव। किसमें? हर्ष चरित्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नालंदा से प्राप्त मोहर में एक अभिलेख है, जिसमें हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है। हर्ष को जो है महाराजा धीराज कहां से कहा गया है? नालंदा से प्राप्त मोहरों में एक अभिलेख है। मोहर जो मिली थी, वहां से मोहरें मिली थी, उसमें एक अभिलेख था, उसके अंदर जो है हर्ष को जो है महाराजा धीराज कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि हर्ष के प्रशासन में जो है हर्ष के प्रशासन काल के अंदर जो है 3 प्रकार के कर जो है वसूले जाते थे। 3 प्रकार के कर वसूले जाते थे, बाघ, हिरण्य और बलि। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखिए, बाघ को कहते हैं भूमि कर, यानी एक तो भूमि कर वसूला जाता था जिसको भूमि कर वसूला जाता था, जिसको उस टाइम में भाग कहा जाता था। दूसरा था आपके नकद कर, केस जो था वो कर वसूला जाता था, ठीक है, जिसको उस टाइम में हिरण्य कहा जाता था। और तीसरा था आपके अतिरिक्त जो कर होता था इनके अलावा, वो वसूला जाता था, जिसको बलि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हर्ष के प्रशासन काल में अगर आपको पूछ ले जाए तो 3 प्रकार के कर वसूले जाते थे, भूमि कर, नकद कर और अतिरिक्त कर। ठीक है, जिनको बाघ, हिरण्य और बलि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक अपना पॉइंट क्लियर होता है। अब हम जानते हैं दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश से कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट पुट आउट होते हैं? तो देखिए, दक्षिण भारत के राजवंश के अंदर देखिए, सम्राट हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सम्राट जो हर्षवर्धन था इसकी जो है 647 ईस्वी के अंदर जो है मौत हो गई थी। ठीक है, तो उस मृत्यु के बाद उस उत्तरी व दक्षिणी भारत में छोटे छोटे नए राज्य पनपे थे। ठीक है, छोटे छोटे नए राज्य पनपे थे हर्ष के मृत्यु के बाद। ठीक है, क्योंकि अब उनकी मृत्यु होगी तो फिर नए कुछ राज्य तो बनेंगे वहां पर। तो देखिए, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य जो आपके आए थे? तो देखिए, राजवंश कौन कौन आए थे? प्रत्यार आया था, चौहान, गुहिल, चालुक्य, पाल, चंदेल, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव,
पांड्य आदि शामिल थे। ठीक है, तो ये जो आपके राज्य थे वहां पर उस टाइम जो है मुख्यतः पनपे थे। कौन कौन से? प्रतिहार, चौहान, गुहिल, चालुक्य, पाल, चंदेल, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव और पांड्य, ये जो है शामिल थे। अब इनमें से और कुछ मुख्यतः है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उनके मैं क्षेत्र बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो पहला राजवंश लेते हैं हम चालुक्य। कौन सा लेते हैं साथियों? चालुक्य राजवंश लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए चालुक्य के अंदर देखिए आप वेंगी, वातापी, कल्याणी और महाराष्ट्र, ये क्षेत्र जो थे आपके चालुक्य के अंदर आते थे। नेक्स्ट देखिए आप राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के अंदर जो है मध्य महाराष्ट्र का जो एरिया था वो इसके अंदर आता था, या मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वो इसके अंदर आता था। नेक्स्ट देखिए चोल। तो चोल के बारे में देखिए आप, चोल के अंदर दक्षिणी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु जो है इसका क्षेत्र आपके चोल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए आप पल्लव। तो पल्लव का देखिए दक्षिणी तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी केरल जो है इसका क्षेत्र आपके पल्लव राजवंश के अंतर्गत आता है। और लास्ट अपना इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनता है वो है आपके पांड्य। तो पांड्य के अंदर है जो सुदूर दक्षिणी केरल जो है उसका क्षेत्र आपके पांड्य के अंतर्गत आता है साथियों। तो हमने यहाँ पर जो है दक्षिणी भारत के राजवंश, हर्षकालीन सिक्के और मोहरे, फिर साहित्य और कला की उन्नति और हर्ष का जो प्रभाव क्षेत्र था, उन पॉइंट्स को जो है हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट की और पॉइंट के साथ पढ़ा है साथियों। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और रोज मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को जो है नीचे शेयर का बटन क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो जो है इन इंपॉर्टेंट पॉइंट का फायदा उठा सके और एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन को फाइट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आता हूं, इससे पहले जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने पास इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। फिर आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट को लेके आता हूं मैं। तो साथियों अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रकूट का। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र का प्रमुख। जो उस देश का प्रमुख होता है, उस राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो राष्ट्रकूट कहलाता है। देखिए राष्ट्रकूटों ने नर्मदा नदी के दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, नर्मदा नदी के जो है दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया था। इस राजवंश के शासनकाल में वल्लभी तथा वल्लभी व कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। उस टाइम जो है कौन से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे? वल्लभी और कन्हेरी। ठीक है, यह वही वंश है जिसमें श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण कौन से जो वंश में थे, जो है आपके कौन से वंश के अंदर जो है माने जाते हैं? तो वो है आपके राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, इस काल में वीर शहीद हुए, उन्हें वीरगल या वीरकल के नाम से जाना जाता है या वीरकल कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं चालुक्य वंश के बारे में। ये तो था अपने राष्ट्रकूट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो। अब देखिए चालुक्य वंश में यह वंश 2 स्वतंत्र भागों में बटा हुआ था। कितने? 2 स्वतंत्र भागों में बटा हुआ था। पहला था आपके पश्चिमी चालुक्य। यह वंश उत्तरी कर्नाटक पर शासन करता था। जो उत्तरी कर्नाटक है, ठीक है, उस पर जो शासन करता था कौन? पश्चिमी चालुक्य। इनका जो प्रमुख शहर था वह था आपके कल्याणी। प्रमुख शहर इनका कौन सा था? कल्याणी। ठीक है, जो पश्चिमी चालुक्य था उनका। ठीक है, इस वंश के राजा पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। और इनका जो है आपके शासनकाल 535 से लेकर 66 ईस्वी तक माना जाता है। और इन्होंने जो है वातापी को जो है अपनी राजधानी के तौर पर विकसित किया था। पश्चिमी चालुक्य वंश ने जो है वातापी को अपनी राजधानी के तौर पर विकसित किया था। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी चालुक्य के बारे में। तो देख इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह वंश पूर्व में आंध्र प्रदेश के वेंगी इलाके, आंध्र प्रदेश का एक इलाका है जिसका नाम है वेंगी। कौन सा इलाका है साथियों? वेंगी इलाका। ठीक है, तो वेंगी इलाका में शासन करता था ये आपके पूर्वी चालुक्य। ठीक है, याद रखना आपको। अब हम थोड़ा कुछ नया लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए चालुक्य वंश के शासकों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए गए थे। ये जो है हिंदू देवी देवताओं के मंदिर सबसे ज्यादा बनवाए थे इन्होंने, चालुक्य वंश ने। ठीक है, इन मंदिरों में वातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। वातापी का जो है विरूपाक्ष मंदिर वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? आपके चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का पराक्रमी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय जो है इस वंश का एक पराक्रमी शासक माना जाता है। कवि कालिदास का जो नाम है, उनके नाम का जो उल्लेख है वो ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासनकाल यानी पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास में उल्लेखित है।
यह लेख संस्कृत भाषा के अंदर उल्लेखित है। किसके अंदर लिखा हुआ है या उल्लेखित है? संस्कृत भाषा के अंदर है, ठीक है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख जो है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय जो है उन्होंने जो कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी उनके बारे में जो वर्णन है वह हमें ऐहोल अभिलेख के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम चोल वंश के बारे में। तो देखिए इस वंश के प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम कौन थे? राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। देखिए चोल राज्य का क्षेत्र कृष्णा तथा तुंगभद्रा, ठीक है, चोल राज्य का जो क्षेत्र है वो कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ था। कहां तक? कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ था। चोल वंश में जो है ग्रामीण स्थानीय प्रशासन बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय प्रचलित प्रशासन। इसका वर्णन जो है हमें उत्तर मेरूर, ठीक है, इसका वर्णन कहां पे मिलता है कि भाई वहां पर स्थानीय ग्रामीण स्थानीय प्रशासन था, तो वहां हमें उत्तर मेरूर शिलालेख से प्राप्त होता है। किससे? उत्तर मेरूर शिलालेख से यह प्राप्त होता है। गांवों की गतिविधियों को जो देखता था उसे हम वार्यम के नाम से जानते थे, ठीक है, जो गांवों की जो गतिविधियां होती थी, गांव के अंदर कौन कौन सी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको जो देखने वाला था, ठीक है, देख रेख करने वाला था, उसको हम वार्यम कहते थे उस टाइम। यह वंश जो है मुख्यतः ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था साथियों? ग्रामीण सभाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। कौन? चोल वंश। चलिए अब हम पल्लव वंश के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यह वंश दक्षिणी भारत का सबसे प्राचीन वंश है। कौन सा? दक्षिणी भारत का जो है सबसे जो है प्राचीन वंश माना जाता है, जिसका प्रमुख शासक कौन था? महेंद्र वर्मन। कौन था साथियों? महेंद्र वर्मन जो है आपके पल्लव वंश का प्रमुख शासक था, ठीक है। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने जो है युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। बाद में उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने जो है 642 ईस्वी में चालुक्य की राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित किया। चालुक्य की राजधानी पर जो है अपना अधिकार स्थापित किया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय आपके जो महेंद्र वर्मन थे उनके पुत्र नरसिंह वर्मन के द्वारा। कब? 642 ईस्वी के अंदर, ठीक है। चोल शासक आदित्य प्रथम, चोल शासक था ये आदित्य प्रथम ने 885 ईस्वी में पल्लवों को हराकर अपनी राजधानी कांची पर अधिकार करके पल्लव राज्य का जो है अंत कर दिया था, उसको मिटा दिया था साथियों। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर इन वंशों के बारे में डिस्कस किया है जो कि हर्षकालीन आपके हर्षकाल के जो है माने जाते हैं साथियों। अब हम जो है नेक्स्ट उत्तर भारत के प्रमुख जो राजवंश है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर ले हैं। तो साथियों अब हम जो है उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है इसके अंडर हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। उसके बाद हम गहड़वाल वंश, चौहान वंश और लास्ट में जो है गोयल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर जो है एक शासक है मिहिर भोज, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका शासनकाल 836 से लेकर 885 ईस्वी पूर्व ईस्वी तक माना जाता है। तो देखिए नागबड़ द्वितीय जो है उत्तराधिकारी था। किसका? नागबड़ द्वितीय का जो उत्तराधिकारी रामभद्र, क्या नाम था? रामभद्र, जिसका 833 से 837 ईस्वी तक उनका माना जाता है शासनकाल। वह एक निर्बल शासक था, ठीक है। उसका एक उत्तराधिकारी जो है मिहिर भोज प्रथम, मिहिर भोज प्रथम जो है प्रतिहार वंश का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। प्रतिहार वंश का जो है सर्वाधिक जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका एक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इन्होंने जो है 50 वर्षों तक जो है शासन किया था। कितने? 50 वर्षों तक जो है शासन किया था। मिहिर भोज के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है उसकी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलते हैं। कौन सी प्रशस्ति है? ग्वालियर प्रशस्ति से जो है उनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है जानने को मिलती हैं। उसने जो है प्रभास तथा आदिवराह, प्रभास और आदिवराह की उपलब्धियां धारण की तथा वराह प्रकार की जो है मुद्राएं जारी की। किस प्रकार की? वराह प्रकार की जो मुद्राएं है वे जारी की थी। नेक्स्ट देखिए दूसरा आता है अपने पास गहड़वाल वंश। तो देखिए इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रदेव। क्या नाम था? चंद्रदेव, जिसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? याद रखना, जयचंद। क्या नाम था उसका? जयचंद था। तीसरा हम देखते हैं चौहान वंश के बारे में। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। इसने मोहम्मद गोरी को जो है तराइन के प्रथम युद्ध में तो हरा दिया था।
तराइन के प्रथम युद्ध में तो हरा दिया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में जो है उनसे खुद हार गया था। चौहान वंश जो है अजमेर और सांबर जिलों के क्षेत्र में, सांबर जिले के जो क्षेत्र में फैला हुआ, अजमेर सांबर जो जिला है वहां पर जो है उसके अंदर जो है ये फैला हुआ है। कौन सा? चौहान वंश। अब लास्ट हम देखते हैं इसका चौथा, गुहिल वंश। तो देखिए इस वंश का प्रथम शासक गुहिल था। कौन था? गुहिल, जिसको मारवाड़ में बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? बप्पा रावल के नाम से उसे जाना जाता है, या वो नाम से प्रसिद्ध है। और आगे चलकर यह वंश जो है सिसोदिया वंश कहलाता। क्या नाम से कहलाता? सिसोदिया वंश के नाम से जो है ये जाना गया था। इसके प्रमुख राजवंशों के अंदर आपको पूछा जाए तो इसके प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? तो देखिए राणा हमीर, क्षत्र सिंह, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और राणा जयसिंह इसके अंदर जो है प्रमुख शासक थे। किसके अंदर? सिसोदिया या गुहिल वंश के अंतर्गत। अब देखिए उत्तर भारत में जो है इन्हें चंदेल वंश के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत है वहां पर जो है हम गुहिल या चंदेल वंश को जो है, गुहिल या आपके सिसोदिया वंश है उसको हम चंदेल वंश के नाम से जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारा जो है ये हर्षकालीन और उसके बाद का जो भारत की जो घटनाएं थी वो आपके सामने मैंने रखी है साथियों। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपके सामने नहीं आया है, मिस आउट हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे साथियों। आप जो है हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर जो है एनवी एजुकेशन लिखकर हमारे तक आप पहुंच सकते हैं, या हमारे पेज को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप तक जो है हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स जो है आप तक पहुंच सके और आप उनको डाउनलोड करके उसका फायदा उठा सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़कर जो है उन सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर डेली टू डेली न्यू अपडेट और जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पे अपलोड किए जाते हैं, जिसका आप पढ़ के जो है रोजाना उसकी जो है अभ्यास कर सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं साथियों। तो मैं संपत लेकर आपसे जो है अलविदा ले रहा हूँ साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।